गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई एम दिलशाद खान। ट्रिकी ग्रामर आसिफ खान पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में फिर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। उनकी बहुत सारी चीज़ें उनकी हमने जाना था कि उन्होंने किस तरह से अपना स्ट्रगल शुरू किया था और कब कैसे उन्होंने वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें बनाई थी। आज की हम पैराग्राफ में लेने वाले हैं। जो पैराग्राफ हम शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि दैट डे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन हम ले लेते हैं। तो लिखा है कि दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। ठीक है, पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीड। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see that their sacrifices and brought। तो इसमें ये लिखा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने वह दिन मेरे लिए हजारों लोगों के अकल्पनीय अनइमेजिनेबल यानी सैक्रिफाइस बलिदानों के माध्यम से आया था। ऐसे नहीं आया था, वहाँ पर कई सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया और जिन लोगों के दुख और साहस को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता। ठीक है, रिपेड कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उनका नाम कभी चुका सकते हैं और ना ही उन्हें उनके बारे में जो उनकी जो यातनाएं, उनका सफरिंग, उनका कष्ट है, उनको कभी गिन सकते हैं। आगे लिखते हैं वो कि आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया जैसे कि मैंने बहुत सारे अन्य दिन भी किए थे, अन्य दिनों में भी महसूस किया था कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तियों का योग था, सम था, जो मुझसे पहले गए थे, चले गए हैं, हैड गॉन। वह लंबी और एक लाइन जो थी, नेक लाइन, अब वो ख़त्म हो गई है और मेरे साथ फिर से शुरू हुई। मुझे दुख था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका और या ये नहीं देख पाए। ये जो लोग चले गए हैं उनको मैं धन्यवाद कैसे करूं। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी। आज वो उपस्थित में नहीं है कि हमारा ये जश्न देख सके। एंड दैट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, अर्थात उनके बलिदानों ने जो कुछ किया है, आज उनके बलिदानों की वजह से जो कुछ हमें मिला है, सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट, उनको हम क्या नहीं कर सकते, उनके बलिदानों ने किया जो, उनको हम धन्यवाद नहीं दे सकते, अर्थात वो चले गए, अर्थात वो गुजर गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस पैराग्राफ में बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि द पॉलिसी, ये बहुत अच्छी लाइन ये है। और साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था कि किस तरह से वहाँ पर उनके साथ यातनाएं की जा रही थी। ये लाइन है हमारी, हम देखेंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स if not generation recovering from that profound hurt. The decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver effect, and was that it is produced the Oliver Tambo, Walter Cecilus, ये नेम है उनके, कुछ लिखा है, चीफ लिथुलिस, द यूसुफ देडूस, द ब्राम फिस्चर्स, द रॉबर्ट सोबकोस ऑफ और आवर टाइम। तो इनके बारे में वो बताता है कि किस तरह से इन लोगों ने, मैं यहाँ से अंडरलाइन किए देता हूँ, इसको क्रॉप किए देता हूँ कि इस लाइन से पर्टिकुलर हम लोग क्या सीखेंगे। कहता है कि जो अपार्थाइड थी, जो रंग भेद नीति, जो मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बना दिया था, वूंड बनाया है,
हम सभी उस गहरी चोट से उभरने के लिए अगर पीढ़ियां नहीं तो कई साल, तो जनरेशन तो नहीं कह सकते, पर कई साल हमारे बर्बाद हो जाएंगे। और लेकिन दशकों, कई डिसेड के जो उत्पीड़न, जो हमारे अंदर क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था, वह यह था कि इसने हमारे समय के ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसलिस, इनका जब नाम जो दिए गए हैं, जन्म दिया। ऐसे असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता के पुरुष की उनके जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता। इसके आगे लिखा है मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और यहाँ लिखते हैं वो इनके बारे में, करेज, विजडम एंड जनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems and that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. मंडेला कहता है कि मुझे पता है कि हमारे सरजमी पर बहुत सारे ऐसे रत्न हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मेरे लिए तो बस सिर्फ वही है कि यहाँ के लोग ही मेरे लिए काफ़ी हैं, और मुझे किसी और चीज़ की आशा नहीं करता। मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो धन है, हमारे पास सबसे बड़ा जो रत्न है, हमारे यहाँ के लोग हैं। वो लिखते हैं कि उदारता के पुरुष जिनके विषय में, जिनके बारे में जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता। शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए उन्होंने इतनी दमन की, इतनी गहराइयों की ज़रूरत होती है। मेरे देश में खनिज और रत्नों से समृद्ध पूरी तरह से भरा पड़ा है। इसकी मिट्टी के नीचे सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरे की तुलना में से बेहतर हैं और सच्चे हैं। ठीक है, द ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, यानी जो हमारे लोग हैं वो ही सबसे बड़े यहाँ के रत्न हैं और सारी चीज़ें हैं, तो और कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि हम अपने देश को इन रत्नों को निकाल करके, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फिर से अपने देश का वहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो मंडेला इतनी बात वो अपनी बात में कहता है कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, हमें आज़ादी हमारी सबसे बड़ी डायमंड है, हमारी सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। तो इस तरह से उन्होंने इस बात को जब कहता है, सारे लोग, सारे डिग्निटीज सुनते हैं कि मंडेला का जो बयान था, ठीक है, मंडेला चाहता था कि मेरे लिए सारी जो प्रेशियस थिंग्स है वहाँ के, मेरे लिए कौन है, सिटीजन है, कौन है वहाँ के, सिटीजन है, सिटीजन ही मेरे लिए सारी कुछ है। ठीक है, आगे पैराग्राफ में हम देखते हैं, वो बताते हैं कि इट इज़ फ्रॉम दीज कैमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड। मैं यहाँ पर इसको क्रॉप कर देता हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पैराग्राफ है, सॉरी, ये लिखा है कि, ठीक है, कैमरेड्स इन दीज स्ट्रगल दैट आई had learned the meaning of courage time and again. I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. कहता है कि साहस वो नहीं है जिसको हम फियर हो, साहस उसे कहते हैं जो हमारा जो डर है, खौफ है, उसके ऊपर हमने जीत हासिल कर ली। लिखता है कि संघर्ष में इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा है। जो संघर्ष है, इट इज़ फ्रॉम दीज कैमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैड लर्न, मैंने सीखा है द मीनिंग ऑफ करेज। समय समय पर मैंने पुरुषों, स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए देखा है, रिस्क लेते हुए मैंने देखा है कि जब परिस्थितियाँ आई तो उन्होंने अपने उसके अडिग रहे, खड़े रहे और परिस्थितियाँ मोल लेते थे, सामना करते थे, फेस करते थे, और अपने जीवन की कुर्बानियाँ देते हुए मैंने देखा है। और मैंने देखा कि पुरुष बिना रुके
हमलों और यातना के लिए खड़े होकर एक ताकत और दृढ़ता दिखाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर वहाँ के मैन और विमेन भी इस सारे सेक्रीफाइसेस के लिए, आज़ादी के लिए कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे और उन्होंने भागा नहीं। और जब भी कोई यातनाएं पई तो बहुत सारी यातनाएं भी उन्होंने सही, अर्थात उनका एक जुनून था कि देश को आज़ादी दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता थी। मैंने सीखा कि साहस निडरता का ना होना नहीं है। साहस निडर मतलब डरना हो का होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। अगर हम डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते, कंक्वेस्ट हो जाते, विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे हम करेज कहते हैं। बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। बहादुर वह नहीं जो डरता नहीं। बहादुर, द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वह है जो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। बल्कि बट ही हु कन्क्वेस्ट दैट फियर्स। स्टूडेंट्स, ये 100% आता है, इसको याद रखना। ये कोटेशन, ये जो कोट है ये आएगा आपके पास, ठीक है। ये जो कोट आपके पास दिया गया है, ये कोट आपको दिया जाएगा कि इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करिए। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप जानते रहिएगा कि ये जो करेज से रिलेटेड है, करेज वाला शब्द है, इसको याद रखना। और ये पूछा जाता है कि करेज का मतलब क्या है, करेज से आप क्या समझते हैं, साहस क्या है। तो साहस वह है जिसको हम अपने, जो हमारा डर होता है, जिस चीज़ से भाग रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, आप देखते हैं कि मैथ जैसे विषय, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उससे बहुत भागते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे सब्जेक्ट से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए, अपनी पकड़ बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैथ आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, साइंस नहीं पढ़ेंगे तो आप बच जाएंगे, जबकि आप जानते हैं कि मैथ, साइंस ये विषय कठिन है। आपको क्या लग रहा है कि इंग्लिश कठिन सब्जेक्ट नहीं है? बहुत कठिन है। अगर मैं इसमें 70 यूजेस या टर्म्स अगर आपको बता दूं, अभी भी 70 टर्म्स, अभी ग्रामर की क्लासेस में लेना शुरू करूंगा, इसमें एडिटिंग वगैरह पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि एक एक प्रीपोजिशन का जो मीन्स होता है किस तरह से बदलता है और उसका अर्थ कैसे बदल जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं एक पैराग्राफ और। यहाँ लिखा है कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अदर। कल मैंने बताया था कि ये कोई भी व्यक्ति जन्म से उसको कोई चीज़ें नहीं रहता कि उसको नफ़रत सिखाई जाती हो या ऐसी कोई चीज़ हो। यहाँ से देख लीजिए, ये पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें लिखा है कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दिस स्किन। क्या बात है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा, स्किन, रंग, काला गोरा से, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता। और हिज बैकग्राउंड, उसका जो पृष्ठभूमि है, और हिज रीजन, उसका रिलीजन, धर्म। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफ़रत सीख सकता है तो दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स than its opposite. Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame. मनुष्य की अच्छाइयाँ एक लपट की तरह होती हैं। किसकी तरह? अच्छाइयाँ एक ज्वाला की तरह होती हैं। जैसे आग जला दे, लपट, ब्लेज निकलती है, तो उसको बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, उसे छिपाया तो जा सकता है, आप उसे छिपा सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, उसे बुझा नहीं सकते हैं आप, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। आइए लिखते हैं कि दूसरे व्यक्ति कि त्वचा, रंग या उसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होती। जो हमारा जन्म हुआ है तो उसके जाति पात, कलर, काला गोरा, उसका बैकग्राउंड, गरीबी अमीरी, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं
तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में उसके विपरीत यानी अपोजिट यानी घृणा की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। जेल के सबसे बुरे समय में भी जब मेरे साथियों को और मुझे असहनीय यातनाएं दी जा रही थी, मतलब जो हम सह नहीं सकते थे, जब हम जेल में थे, मैं और मेरे कैमरेड्स मेरे लोग थे, तो हमें बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। मुझे एक गार्ड में मानवता की एक झलक दिखाई देती। वहाँ एक गार्ड था जो, उसमें मैंने देखा कि उसमें ह्यूमैनिटी कूट करके भरी गई थी, शायद सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे अश्योर करने के लिए, मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था, और मेरे ये ढांढस बांधने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए मेरे लिए पर्याप्त था कि आज भी ह्यूमैनिटी व्यक्तियों के अंदर जीवित है। तो इस तरह से उन्होंने देखा, इस लाइन में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से आप इसको देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है, अफ्रीका में कितने लोगों ने अपने सेक्रीफाइस दिया, आप इससे समझ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे सवाल करते रहते हैं कि सर ये चैप्टर समझ में नहीं आता, आखिरकार इसमें क्या है। तो इसमें मैं भी आपको लाइन पढ़ा देता हूँ, इसके बाद में ओरल आपको समझाऊंगा, तो आप ओरल डिस्टिंक्शन से समझ सकते हैं अब। ठीक है, आगे कर लेते हैं हम एक पैराग्राफ कि आगे क्या होता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन मैं बाद में कराता हूँ आपको। ये लिखते हैं कि इन लाइफ, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशन, कर्तव्य होते हैं। और कौन से? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल and community, his country, in a civil and human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination, मतलब झुकाव, abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for man of my birth and color to fulfill both those obligations. तो यहाँ पर देखिए वो लिखते हैं कि ऑब्लिगेशन, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी हम किस तरह से निभाते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारियों का बयान करते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारियाँ हैं, और वो अपने माता पिता के लिए और किसी के लिए भी हो सकते हैं। वो तो कहता है कि अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति उनका दायित्व होता है, और उसका अपने लोगों, अपने समुदाय, कम्युनिटी, अपने देश, अपने कंट्री के प्रति उसका कुछ कर्तव्य होते हैं। और कहता है एक सभ्य और मानवीय समाज में, यहाँ पर दूसरे वाले पैराग्राफ में देखिए लिखा है कि एक सभ्य जो परिवार होता है उसके लिए भी ज़रूरी होता है, वो अपनी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, तो बताते हैं कि एक जो सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के झुकाव, क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करते हैं। ये बात सही है, जितनी इसकी कैपेसिटी होती है और पूरा करने में सक्षम होते हैं वो। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए, यानी ब्लैक पीपल के लिए, उन दोनों दायित्व को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव की तरह रहने का प्रयास करता है उसे दंड दिया जाता है। आगे यहाँ लिखा है, देखिए कि इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बींग्स was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably rived from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose. तो कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने मानव की तरह रहने का प्रयास करता है उसे दंडित किया जाता है और अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता है उसे उसके परिवार
और उसके घर से अलग कर दिया जाता है। अर्थात अगर आप वहाँ पर अपने दायित्वों का निर्वाह करने की सोचते हैं तो वहाँ आपको इस तरह की पनिश दिया जाता है। अब आप सोचिए, वहाँ पर चाह करके भी आप वहाँ पर नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए जो मैं पहला प्रेसिडेंट बना वहाँ पर, तो मेरे लिए तो कर्तव्य मेरा ये है कि मेरे लिए देश भी है, मेरा परिवार भी है। और अगर मैं अपने कंट्री को चूज करता हूँ तो कंट्री के अंदर मेरा परिवार भी आ जाएगा। तो मैं एक पति, एक पुत्र और देशवासियों के लिए ही मैं अपना दायित्व चुनूंगा और ना कि मैं अपना पर्टिकुलर कोई परिवार चुनूंगा। आगे बताते हैं कि मेरी जो डेमोक्रेसी थी, मुझे लगा कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मेरी आज़ादी तो पहले ही छीनी जा चुकी थी। मेरे जन्म से पहले मुझे लगा आज़ादी का मतलब होता है कि घूमना फिरना और नदी तालाब झरना ये सब देखना, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मेरी लिबर्टी, मेरी आज़ादी पहले ही छीनी जा चुकी है। डिग्निटी ही सबसे बड़ी आपकी आज़ादी होती है। आगे बताते हैं इसमें कि to light secrecy rebellion I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in the attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfill my obligation as a son, brother, father and husband। अभी मैंने यही बताया था कि उन्होंने कहा कि मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार से ज़्यादा ऊपर जो मेरे लिए है वो मेरा देश है, और मैं अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता था। उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता था उनको, ये बात हमने पढ़ी थी। और बताता है कि उन्हें किस तरह से आइसोलेट कर दिया जाता था। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर रखने का विकल्प चुना कि मेरा परिवार बाद में, मेरा देश पहले है। और लेकिन अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हुए मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई और एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्व यानी अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया था। लिखा है ना, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, रोकना। क्या करना, रोकना यानी बाधा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर। कितनी गजब का लाइन है। उसने लिखा कि तुम्हें क्या लग रहा है कि जो मैं किस चीज़ की मुझे भूख थी, किस चीज़ की मुझे भूख थी। देखिए कितनी गजब की बात बता रहा है वहाँ पर कि आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री। मैं तो पहले से आज़ाद पैदा हुआ था। मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट mealies under the star and ride the broad backs of slow moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। क्या मस्त यहाँ पर बताते हैं कि मुझे भूख नहीं थी आज़ादी की, मैं तो आज़ाद पैदा ही हुआ था, हर तरह से स्वतंत्र, जिसे मैं जान सकता था कि मैं मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए, स्वतंत्र मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए, स्वतंत्र तारों के नीचे भोजन भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए स्वतंत्र। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने गोत्र यानी अपने जो ट्राइबल लोग के रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मैं मनुष्य या ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं था। मुझे लग रहा था कि मेरा सब कुछ बस यही है, और मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह अपने फादर, अपने ट्राइब, अपने जनजाति के लोगों के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं आज़ाद पैदा हुआ था, मैं उस भूख से नहीं पैदा हुआ था, ना मुझे भूख थी कि मैं आज़ाद पैदा होऊंगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको भी देखिएगा, बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। पैराग्राफ दिया है कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू बी लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन। कहता है करे अब मुझे समझ में आया कि जो मेरा बॉयहुड था
मेरा बचपना था तो वो क्या था, एक भ्रम था। क्या था? एक भ्रम था। इट वॉज ओनली विच बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन। एक क्या था वो? एक भ्रम था। एंड वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन, मैंने पहले बताया था कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो पहले ही छीनी जा चुकी है। अर्थात आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि मैं आज़ादी से घूमूं और तैरूं, ये सब चीज़ें नहीं था। तो कितना गजब, जब मैंने ये जानना शुरू किया कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम है, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला, जब मैं बड़ा हुआ कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, छीनी जा चुकी है, तो वो बड़ा परेशान होते इस चीज़ से। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे इस चीज़ की भूख लगी। एट फर्स्ट एज आई स्टूडेंट आई वॉन्ट फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं विद्यार्थी था तो मुझे लगा कि मेरी आज़ादी बहुत है। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड what I please and go where I would choose. Later, as a young man in the Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life. तो उसने कहा कि मुझे इसके लिए भूख लगी, आज़ादी के लिए, अर्थात मैं आज़ाद होना चाहने लगा। सबसे पहले एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। जैसे रात में बाहर रहने में सक्षम होने की क्षणिक स्वतंत्रता जो मुझे अच्छा लगता था, उसे पढ़ने और इच्छा अनुसार कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा यानी एडल्ट लोग थे के रूप में मैं अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने, अपनी कमाई कमाने, शादी करने, एक परिवार रखने के आधारभूत और एक सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस गया था। वह स्वतंत्रता एक वैध जीवन में कभी बाधा ना बने। तो जब मैं जोहान्सबर्ग में था, स्टूडेंट था, तो मुझे लगा कि मेरी खुद की आज़ादी बहुत है, मैं अपने लिए जीता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे लगा कि मेरी खुद की फ्रीडम नहीं, अब मुझे ये फ्रीडम जो है मेरी क्या बन गई है, ये भूख बन गई। और इस हंगर को मैं क्या करूँगा, लेके रहूँगा। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने उस ज़िंदगी को लाने के लिए या अपने लोगों के लिए उन्होंने स्टूडेंट के बाद ये कैरियर चुना। और आपको कल बताया था कि 30 ईयर्स लगभग उन्होंने जेल में बिताए। जब निकले तो उनकी पार्टी चुनाव जीती और उन्होंने वहाँ पर पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पर जाना जाने लगा। ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ और लेके हम ख़त्म करते हैं इसको। यहाँ लिखा है कि बट व्हेन आई स्लोली सा that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. तो उन्होंने बताते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक पार्टी ज्वाइन किया और उस पार्टी को मैंने ज्वाइन करके पार्टी नेशनल कांग्रेस में, यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी जो वहाँ की थी, मैंने उसे ज्वाइन किया और उस पर अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ लिख देता है वो, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि ना सिर्फ आज़ाद नहीं था, मैं सिर्फ आज़ाद नहीं था बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता ही नहीं थी जिसमें कम किया गया था, अर्थात मेरी पर्सनल लाइफ हो इसमें कम कर दिया, मुझे आज़ादी कम कर दी गई हो, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता जो मेरे जैसे दिखते थे। ठीक है, मेरे जैसे दिखते थे। यह तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ और तभी मेरी आज़ादी की भूख, मेरे लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। मेरे लोगों के सम्मान की जीने की यह आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को एक गतिमय अर्थात एक रास्ता प्रदान करता है।
आगे लिखते हैं कि ऑफ माई पीपल इट वॉज द डिज़ायर, मेरे लोगों की इच्छा है, द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर lives and with dignity and self-respect and animated life, my life that transformed a frightened young man into the bold one, that drove a law-abiding transitory to become a criminal. तो अब वो बताते हैं बट ये सब चीज़ें बताते हैं वो अपने कैरियर में, that a turn a family loving husband into the man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is invisible, the chain or on anyone of my people were the chains on all of them. The chains on all of my peoples were the chains on me. तो कहता है कि ये जो श्रृंखला थी, ये पैराग्राफ में बताते हैं कि मैंने ये बात अच्छी तरह से समझ गया था। ये पैराग्राफ देखिए यहाँ से, तो इसमें भूखे लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। मेरे लोगों के सम्मान से जीने की यह आज़ादी थी और जिसने मेरे जीवन को एक गतिमय बना दिया, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया। मैं बहुत डरा था लेकिन अब मुझे मेरे अंदर साहस डाल दिया। जिसने एक कानून का पालन करने वाली अटॉर्नी का अपराधी बना दिया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु मॉन्क में बदल दिया। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी यानी कि वर्चुअस था, आत्म बलिदानी सेल्फ रेस्पेक्ट गुण और आत्म बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। स्वतंत्रता एक अविभाज्य होती है। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीर के समान थी, अर्थात मेरे ट्राइबल लोग अगर गुलाम हैं तो मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरों के बराबर है। क्या बात है। तो इस तरह से नेल्सन मंडेला पूरे साउथ अफ्रीका की यातनाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं और लास्ट में लिखते हैं पैराग्राफ में कि मैं जानता था कि एक दिन, ये देखिए यहाँ पर ये ले लेते हैं हम, I know that oppressors must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. Is he locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness? I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity. कितनी गजब की बात लिखा है कि मैं जानता था कि अत्याचारियों को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है या दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है, वह खुद नफरत का कैदी होता है। हमें किसी दूसरे की अगर स्वतंत्रता को हम ख़त्म कर रहे हैं तो वो उतना ही गुनहगार है, वो खुद एक नफरत का कैदी है। वह नैरो माइंडनेस आदमी होता है और पूर्वग्रह की सलाखों में बंद होता है। यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ। उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते, यानी कि हमें गुलाम बनाना और किसी से गुलाम दास्ता में जीना, ये दोनों घातक हैं और हमें एक दूसरे की आज़ादी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें किसी की आज़ादी छीनना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के लिए अपनी सेक्रीफाइसेस और अपनी ये सारी बलिदान दिया, वो हमेशा के लिए याद रख रहा है।
स्टूडेंट्स इसकी मैं शॉर्ट समरी बना करके विदाउट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की मैं आपको दूंगा, जो मात्र महज 8 मिनट की होगी और बहुत ही इजी मेथड से मैं समझाऊंगा इसे। इसकी बड़ी बड़ी सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो कल जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो इसका ओरल समराइज में करके आपको दूंगा, ताकि आपको और भी इजी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।